आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। नतीजों से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। कम मतदान वाले बूथ को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जिन बूथ पर कांग्रेस के वोटर थे वहां बीजेपी के इशारे पर धीमा मतदान करवाया गया। मतदान के दिन निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई थी धीमे मतदान की वजह से मतदाता मतदान भी नहीं कर पाए, मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए। और बीजेपी की तरफ से जवाब भी बीजेपी ने कहा है हार के कारणों को कांग्रेस बढ़ा रही है। पहले ईवीएम और अब धीमा मतदान का बहाना बनाया जा रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। अगर धीमा मतदान हुआ तो निर्वाचन आयोग से तभी ही करनी चाहिए थी शिकायत। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तमाम तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और ऐसे में अब मतगणना से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर। हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन किसने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। कई ऐसे पोलिंग सेंटर हैं जिन पे मतदान कम हुआ है और ये भी देखा गया उसमें कई जगह वहाँ के पीठासीन अधिकारी, उस सरकारी जो कर्मचारी थी, मशीनरी थी, उनकी कमी पाई गई। कई जगह हमने शिकायत भी की है कि जितना समय एक वोटर को मतदान करने में लगता है उससे कई ज़्यादा समय लगा। बल्कि भोपाल में कई अधिकारियों जैसे चारमली क्षेत्र वहाँ काफ़ी कम मतदान हुआ। वहाँ एक अलग विषय, कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे मतदान बहुत ज़्यादा प्रतिशत कम रहा है, तो उसकी भी हम लोगों ने शिकायत की है, उसकी जांच की जा रही है। हमने मांग की है कि देखा जाए मतदान का प्रतिशत आखिर कम क्यों रहा, क्योंकि लोग पर्याप्त आए और मतदान नहीं हो पाया, तो ये बताता है कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन की एक अनवरत प्रक्रिया है। मतदान के पहले, मतदान के बाद, मतदान के मध्य अंतराल पर हमेशा चिंतन मंथन करते हैं और सीधे जनता के बीच हमेशा रहते हैं। तो मतदान के प्रतिशत के आधार पर परिणाम का अनुमान लगाना मुझे लगता है कि इस परिपक्व लोकतंत्र में उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आधार पर मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ा है और बीमारू से विकसित मध्यप्रदेश की यात्रा हम सब ने देखी है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश के सभी कोनों से, चाहे कहीं कम मतदान हो या अधिक मतदान हो, कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनकृपा जिसके साथ है, परिणाम उसके हाथ। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मतगणना से पहले आरोप और प्रत्यारोप, अभी तो रिजल्ट आए भी नहीं और पहले से ही एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू हो गए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मतगणना 3 तारीख को होनी है और 3 तारीख की दोपहर तक ये साफ होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी है। लेकिन उसके पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से मतदान, वैसे तो मध्य प्रदेश में बम्पर मतदान हुआ है पिछले अगर सालों की तुलना में अगर बात करें तो, लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर मतदान प्रतिशत बेहद कम होने की खबरें भी सामने आई थी। उसको लेकर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि जिन मतदान केंद्रों पर कांग्रेसी मानसिकता के वोटर थे या कांग्रेस का कोर वोटर था, ऐसे मतदान केंद्रों पर धीमा मतदान प्रक्रिया कराई गई। बीजेपी के इशारे पर ये सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वोट डालने पहुंचे थे मतदान केंद्रों पर, लेकिन इतनी स्लो तरीके से मतदान किया गया कि लोग अपना वोट डाल नहीं पाए और थक हार कर वह घर वापस लौट गए। जो कांग्रेस के जो आरोप है उस पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी ने कहा है कि ये हार के कारण खोजने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी का ये साफ तौर पर ये कहना है कि दावा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस हार रही है। तो ऐसे में पहले ईवीएम और अब धीमे मतदान का बहाना जो है वो कांग्रेस के द्वारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की समस्याएं थी तो उसी दिन निर्वाचन आयोग से शिकायत क्यों नहीं की गई। अब जब मतदान हो गया है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है, ऐसे में इस तरह के आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं बचता है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और दावा भी ये कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनने वाली है। आधार भी समझाइएगा, क्या इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और ये भी बताइएगा कि क्या जो दावा किया जा रहा है वो औचित्य भी रखता है। ऐसा हो सकता है क्या कि धीमा मतदान किसी के प्रभाव से करवाया जाए? देखिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से ये बात सामने निकल कर आई थी कि मतदान काफी धीमा हो रहा है और वहां पर रात 9 बजे तक मतदान चलता रहा था।
खुद जो वहां के प्रत्याशी हैं और जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के, वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। और इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे। कलेक्टर से उनकी काफी तीखी नोकझोंक भी हुई थी और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि कलेक्टर के इशारे पर यहाँ पर धीमा मतदान कराया जा रहा है। इसी तरीके से कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां से इस तरह की शिकायतें मिली थी कि मतदान प्रक्रिया जो है वो काफी धीमी गति से चल रही है और उसको लेकर उस दिन भी निर्वाचन आयोग से शिकायतें जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी। तो ये, लेकिन अब चूंकि मतदान हो चुका है और मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में है, तो ऐसे में ये आरोप लगाना अभी फिलहाल औचित्यहीन है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर उन इलाकों में हम हारते हैं तो उसका सीधा सीधा ठीकरा जो है वो बीजेपी के सर फोड़ने को तैयार है। पहले से ही यानी कि कारण तैयार कर लिया है कांग्रेस ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। चैलेंज देखना होगा आगे क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। 3 गुना ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग 3 गुना ज्यादा शिकायतें मिली। इस बार 11,257 शिकायतें मिली हैं। 2018 के कंपैरिजन में हम ये कह रहे हैं कि 3 गुना ज्यादा है। 3,390 शिकायतें 2018 में मिली थी। 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगी और उसके बाद से क्रमशः ये आंकड़ा, इसमें 3 गुना शिकायतें बढ़ती हैं 2018 के आंकड़ों से 11,000 के लगभग ये पूरा आंकड़ा पहुंचता है। बिल्कुल। और 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगी थी और अधिकांश शिकायतों का तुरंत निराकरण भी किया गया। 2018 में 3,990 शिकायतें मिली थी। 9 अक्टूबर से ही आचार संहिता लागू है और उसके बाद इस बार 3 गुना ज्यादा शिकायतें मिलने की खबर मिल रही है। विधानसभा चुनाव जो कि संपन्न हो चुके हैं, इंतजार नतीजों का है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 230 विधानसभा की सीटों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। और अब खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। उज्जैन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। आज शाम महाकाल की नगरी सीएम पहुंच जाएंगे। बाबा महाकाल का दर्शन और पूजन पाठ करेंगे। महाकाल का पूजन और अभिषेक कर आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हालांकि अवंतिका, बीते दिनों हमने उन्हें राजस्थान में देखा। राजस्थान में वो हुंकार भरते हुए नजर आए तो सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमपी में इतना सन्नाटा क्यों। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दिखाई देंगे और उज्जैन भी जाएंगे। वो यहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे और साथ ही महाकाल का अभिषेक भी वो करते हुए नजर आएंगे, आशीर्वाद भी वो लेंगे। इस पूजन के पीछे का मकसद कुछ और भी हो सकता है। 3 दिसंबर का चूंकि इंतजार अंशी का किया जा रहा है, हो सकता है कि ये कवायद अलग अलग नेताओं, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आप देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में माहौल बनाने की कोशिश। एक तरफ अगर आप बीजेपी का ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तब भी आपको वही साक्ष्य मिलेंगे, राम मंदिर के साथ डीपी चेंज की जाती है। और दूसरी तरफ लगातार हर नेता, हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि ईश्वर का आशीर्वाद निरंतर बना रहे। 3 दिसंबर को वो जादू भी चले जिसकी कामना हर प्रतिनिधि कर रहा है। चलिए, सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन। हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, इसे लेकर जानकारी है। अन्य कोई जानकारी इससे जुड़ी? जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो है मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले भी कई बार जो है उज्जैन आते हैं और वो भगवान महाकाल का दर्शन करना नहीं भूलते हैं। लेकिन इस बार जो है मतदान हुआ है, मतदान के बाद जो ईवीएम में जो भविष्य जो प्रत्याशियों का केस हुआ है, अब 3 दिसंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा उसमें लोग जो प्रत्याशी उनका भविष्य तय होगा। लेकिन इससे पहले सभी प्रत्याशी जो है भगवान के देव स्थलों पर जा जाकर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं। इसी तर्ज पर आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ पर वे 5:30 बजे के आसपास महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो करीब आधे से पौन घंटे तक जो है भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। सौंसा गांव में आवारा कुत्ते ने बच्चे को निशाना बनाया। 11 साल के बच्चे को बुरी तरह से कुत्ते ने नोचा। घायल हालत में फौरन इस बच्चे को जयरोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ये आंकड़े जो कि लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं, चौंका भी रहे हैं। कैसे 24 घंटे के भीतर 61 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। और एक स्टडी ये कहती है, एक रिसर्च से ये पता चलता है कि महज ग्वालियर में ही 50 से 55 हजार से ज्यादा कुत्ते, आवारा कुत्ते देखने को मिलते हैं और आए दिन वो
प्रत्येक व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हैं। और अब ये 11 साल के बच्चा जिसे निशाना बनाया आवारा कुत्ते ने और बुरी तरीके से नोच लिया। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हालांकि हम सुबह से ही बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों को लेकर और बता भी रहे दर्शकों को कि सतर्क रहे, सावधान रहे, लेकिन अब इस मामले में क्या बातें रखी गई हैं प्रशासन की तरफ से? क्या कोई सफाई दी गई है इस मामले में अब? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जिस तरह से आवारा स्ट्रीट डॉग का आतंक है उसे इस तरह से समझा जा सकता है कि रोजाना करीब 40 से 50 डॉग बाइट के केस आ रहा है, यानी 40 से 50 ऐसे लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी जो शिकार होते हैं लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्थानीय स्तर पर भी इलाज करा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो संख्या है लगातार चौंकाने वाली और डराने वाली संख्या है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ 50,000 से ज़्यादा पूरे ज़िले भर में स्ट्रीट और आवारा डॉग हैं। इनके प्रबंधन के लिए पहले तो जो नगर निगम इस को लेकर नसबंदी प्लान चला रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है कागज़ों की भेंट चढ़ गया है। अब वापस से नगर निगम एक बार फिर इस बात का दावा कर रही है कि जल्द ही इन आवारा डॉग्स पर लगाम लगाने के लिए कवायद शुरू की जाएगी, कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी। साथ ही जो आक्रामक डॉगी हैं जिन इलाकों में, उनको पकड़ने का काम किया जाएगा ताकि उनको पकड़कर जो एक सेंटर है डॉग सेंटर वहाँ छोड़ा जाए, जिससे लोगों को ये शिकार नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन अपनी तरफ से बात ज़रूर कह रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से साल भर के अंदर ही स्ट्रीट डॉग, आवारा डॉग की तादाद जो 35,000 से 50,000 तक पहुंच गई, इससे समझा जा सकता है कि नगरीय निकाय हो या फिर ग्रामीण इलाकों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इससे पता चलता है कि इनके वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर 24 घंटे में 61 लोग निशाना बन रहे हैं आवारा कुत्तों के, तो इसी से समझा जा सकता है कितनी लापरवाही है, लापरवाही चरम पर है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर के बाद बात करेंगे उज्जैन की, जहां स्कूल में छात्र को लठ से पीटा है। हाथ पैर में गंभीर चोट के निशान इस छात्र के पाए गए। छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। प्रिंसिपल राजेश कुलमी पर आरोप है। गोगरिन स्कूल की ये पूरी घटना है चिंतामणि थाना के हासमपुरा का पूरा मामला, जहां छात्र को बेरहमी से पीटा गया है और इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। चोट के निशान वो डॉक्टरों को दिखा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ऐसी बर्बरता इस छात्र के साथ कि प्रिंसिपल की तरफ से लाठी डंडों से छात्र की पिटाई की गई। शिकायत किसी शरारत को लेकर मिली थी, लेकिन इससे अच्छा तरीका से निपटने का हो सकता था। छात्र को समझाइश दी जा सकती थी, कुछ और तरीका हो सकता था, लेकिन उससे दूर क्रूरतापूर्ण व्यवहार प्रिंसिपल की तरफ से लाठी डंडों से वार किया गया। इस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी साफ नजर आते हैं। भोपाल की 692 लोकेशन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एनजीटी की फटकार के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट हो गया है। भोपाल कलेक्टर ने निगम, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट अफसरों को आदेश जारी कर दिए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द ही करने के आदेश भोपाल कलेक्टर की तरफ से। इससे पहले भी एनजीटी के पास शिकायतें पहुंची हैं और एनजीटी की तरफ से सख्त रुख भी हमने देखा है, लेकिन इस बार फटकार के साथ जब निर्देश पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी था इस स्टेप से निपटा जाए, और इसी के चलते आदेश भोपाल कलेक्टर की तरफ से सीधे जारी होते हैं कि फौरन इस कार्रवाई को शुरू करना है। निगम, पीडब्ल्यूडी और तमाम अफसर एक बार फिर से आपको एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं, और न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के इलाकों में भी जो ग्रीन एरिया के अंतर्गत आता है, ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आता है, उन तमाम लोकेशन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने वाली है। राजधानी भोपाल का जिक्र करें और आसपास के जिलों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया है उनको पहले नोटिस दिया जाएगा, लेकिन चूंकि एनजीटी की तीखी फटकार लगी है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस पर ध्यान देना प्रशासनिक स्तर पर, और सख्ती भी आप उसी प्रकार की पहले से ही आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। नोटिस के बाद जवाब देने का समय आपको नहीं मिलेगा और अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।
तो 692 लोकेशंस ऐसे हैं जहां से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एनजीटी की फटकार के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इन लोकेशंस को कहां पर चिन्हित किया गया है और क्या पहले से ही कोई नोटिस भी दिया गया था? देखिए, बिल्कुल अगर मैं लोकेशन के लिहाज से बात करूं तो राजधानी भोपाल के आसपास का जो इलाका है, खासकर जो अयोध्या बाईपास हो या फिर करौंद बाईपास हो, आसाराम बापू चौराहा हो, नीलगढ़ हो, 11 मील है, ये आसपास के जो इलाके हैं जिनको ग्रीन बेल्ट एरिया के तौर पर डेवलप किया गया था ताकि जो पॉल्यूशन है उन सबको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से देखने में आया कि कुछ लोगों के द्वारा स्थायी निर्माण कर लिए गए, कुछ लोगों के द्वारा स्थायी निर्माण कर लिए गए और उन जगहों पर कई लोगों के द्वारा कमर्शियल उपयोग भी किया जा रहा है। तो ऐसी जगहों को लेकर लगातार एनजीटी को शिकायतें मिल रही थी क्योंकि ग्रीन जो कॉरिडोर है या ग्रीन बेल्ट जो है उस पर लगातार लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करने के लिए भोपाल कलेक्टर को कहा गया। तो उसके बाद एक सर्वे करके ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है। तो लगभग 692 जो है वो ऐसे चीजें मिली हैं कि जिस पर ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण किया गया है। तो ऐसे अब अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व की अमला हो या फिर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा फॉरेस्ट की जो संयुक्त टीमें जो है वो गठित की गई है और अलग अलग इलाकों में लगातार वो पहुंचकर यह हटाने का काम करेंगे। सख्ती से कार्रवाई अब देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। खबर मुरैना से है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक युवक घूम रहा था। युवक की पुलिस से झड़प हो गई। आपको बताएं कि झूमा झटके के बाद पुलिस ने रिवॉल्वर छीन ली है इस व्यक्ति से। सिटी कोतवाली थाना इलाके के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौराहे का पूरा मामला। मंजीतपुरा का रहने वाला आरोपी युवक मनोरोगी बताया जा रहा है। पुलिस और युवक के बीच झड़प का ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर लेटा हुआ ये व्यक्ति आपको नजर आएगा, मनोरोगी है चूंकि, इसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आती है। वीडियो में युवक बीच सड़क पर ड्रामेबाजी कर रहा है और रिवॉल्वर भी आप देखिए इसके हाथ में। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं अमित। अमित, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? कुछ हल निकल पाया है? देखिए अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो मंजीतपुरा का रहने वाला है आरोपी युवक, वो पहले घर से निकलता है और रिवॉल्वर लहराते हुए शहर में भ्रमण करता है। एक तरीके से शहर में जैसे ही सूचना मिलती है, लोगों को नजर आता है, जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पहुंची ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस ने युवक से छीना जब्ती की। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद युवक से जो रिवॉल्वर थी वह तो छीन ली है, लेकिन अभी तक रिवॉल्वर की इस तरीके से पता नहीं चल पाया है कि रिवॉल्वर 2 नंबर की है या फिर लाइसेंसी है। बिल्कुल, एक तो ये मनोरोगी और उसके बाद इसके पास हथियार कहां से आया? जो युवक है वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो जिस तरीके से जो वीडियो आया है, जो वीडियो वायरल में साफ नजर आ रहा है, युवक बीच सड़क पर नेशनल जो हाईवे 44 है उस पर ड्रामेबाजी कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है क्योंकि रफ्तार में वाहन चलते हैं। अब ऐसे में ये युवक अगर कहीं कोई किसी वाहन का शिकार हो जाता तो एक बड़ी लापरवाही भी नजर आती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो नेशनल हाईवे पर युवक आया, घर से निकल के आया, तो घर वालों ने क्यों नहीं रोका? इसी संबंध में अगला प्रश्न, अभी बातचीत हो पाई है क्या परिजनों से? इनके इस व्यवहार को लेकर उनको अवगत करवाया गया है? देखिए अभी तक परिजनों से बात नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस से बात हुई है तो पुलिस का एक ही जो जवाब है, वो पुलिस का एक ही सब कहना है कि जिस तरीके से जो युवक है घर से निकला पहले और रिवॉल्वर लहराते हुए शहर में आया, जैसी सूचना मिली तो पुलिस ने रिवॉल्वर छीन लिया। और जो पुलिस की परिजनों से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, यही वजह है कि वो घर से जो रिवॉल्वर रखी थी उसको लेकर के भाग आया है। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर दतिया से, जहां भांडेर में एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर इकबाल खान जब स्ट्रांग रूम के रूटीन निरीक्षण के लिए पहुंचे पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्ट्रांग रूम में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उनको सुरक्षा कर्मी ने वापस लौटा दिया और इकबाल खान बिना निरीक्षण करे वापस लौट गए। इकबाल खान के वापस लौटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप रिटर्निंग ऑफिसर की, जो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन्हें यहाँ से वापस लौटा दिया गया। बालाघाट से खबर, जहां धान के भंडारण में लापरवाही का मामला सामने आया है। धान भंडारण करने वाली कंपनी गोग्रीन के डायरेक्टर सहित 3 पर मामला दर्ज किया गया। लगभग 13 करोड़ रुपए का खापा गांव में ओपन कैंप में
6000 टन से ज्यादा का धान रखा गया था जो कि गायब हो गया। कंपनी की लापरवाही इसमें पाई गई। 39 टन धान खराब हो गया, ये एक और बड़ी लापरवाही। कंपनी डायरेक्टर संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवीय, जिला एडवाइजर अखिलेश बिसेन जिन पर मामला दर्ज हुआ है। स्टेट वेयर हाउस के जिला प्रबंधक की तरफ से कार्रवाई। वारा सिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैंप का ये पूरा मामला है। और इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां विदेश भेजने के नाम पर ठगी की वारदात हुई है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रेहाना एंटरप्राइज नामक संचालित करता था फर्जी कंपनी। ये इंदौर के शख्स से 6 लाख की ठगी भी की थी। यूरोप भेजने के नाम पर संपर्क किया पीड़ित ने, और जैसी ठगी का एहसास हुआ तो फौरन पुलिस से भी शिकायत की। 6 लाख रुपए ऐंठे जाने को लेकर जानकारी दी पुलिस को। पुलिस ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए हैदराबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मधुसूदन, जिसके खिलाफ ठगी के मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं, तो कोगंज थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई। और चलिए